स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम मोहिनी है। मैं एक ऐसे गांव में रहा करती थी जहां पर अम्मा जी का हुक्म चलता था। अम्मा जी हमारे गांव की एक ऐसी औरत थी जिसने शुरू से ही इस गांव में अपना दबदबा बनाकर रखा था। गांव के सारे ही लोग अम्मा जी से बहुत डरते थे। दरअसल कुछ सालों पहले इस गांव में सरपंच जी के फैसले को ही गांव के सारे लोग अपना फैसला मानते थे। सरपंच जी एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। ज़्यादातर गांव में सरपंच के फैसले ही चलते थे, जो पंचायत में होने वाले फैसलों और गांव की देखरेख और देखभाल करते थे। हमारे गांव में एक सरपंच जी थे जिनका फैसला गांव वालों के लिए पत्थर की लकीर होता था। अम्मा जी सरपंच जी की पत्नी थी। मरने से पहले सरपंच जी ने गांव की सारी जिम्मेदारियां अम्मा जी के हवाले कर दी थी और उन्होंने उनसे कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें गांव के हर एक इंसान के लिए अच्छा फैसला करना है। सरपंच जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों को कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए अपनी पत्नी की जगह सरपंच जी किसी और को सरपंच नहीं बना सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को इस गांव की सरपंच बना दिया और गांव की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी, जिसको गांव के सारे ही लोग अम्मा जी कहकर पुकारा करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मा जी ने गांव के लोगों में धीरे धीरे अपना डर इस तरह बिठा दिया कि गांव के लोग अम्मा जी से डरने लगे थे। अम्मा जी लोगों को भरोसा दिलाया करती थी कि वो जो भी करती हैं गांव के विकास और गांव के लोगों के फ़ायदे के लिए ही करती हैं, मगर उनका हर काम डरा धमका कर करने वाला होता था। इस गांव में अम्मा के बहुत सारे चमचे थे जो सिर्फ अम्मा जी के ही गुण गाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे बूढ़े पिता इस गांव के किसान थे। बचपन से ही मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार किया था, लेकिन मेरी माँ को शुरू से ही बेटे की चाहत थी। मगर उनके घर में जन्म लिया था एक बेटी ने, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसके बाद भी वो प्रार्थना करती रही कि भगवान उन्हें एक बेटा और दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मेरे बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी जब वो दोबारा से माँ बनने वाली थी, मगर दूसरी बार उनका मिसकैरेज हो गया था। शायद वो लड़का था और उस दिन के बाद मेरी माँ कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपना बेटा मान लिया था। इस तरह मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत प्यार मिला था। मैं अपने पेरेंट्स से जैसा कहती थी वो वैसा कर लिया करते थे। मेरे गरीब किसान पिता ने एक मामूली सा किसान होते हुए भी मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो शहर में रहा करते थे। हम अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते थे, मगर मेरी माँ की एक ही बहन थी, मेरी छोटी मासी, जो शहर में रहती थी। क्योंकि मेरी माँ शहर की ही थी, मेरे पिताजी का रिश्ता गांव से शहर गया था। मेरी मम्मी के पेरेंट्स इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार तो नहीं थे, मगर सब लोगों ने यही सोचा कि मेरी मम्मी का रिश्ता नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने गांव के किसान के साथ ही मेरी मम्मी की शादी कर दी थी। मेरी मम्मी का रिश्ता ना होने की वजह ये थी कि मेरी मम्मी का रंग बहुत सांवला था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे और उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। जबकि मासी मेरी माँ से बहुत सुंदर थी। लोग रिश्ता लेकर तो बड़ी बहन का आते थे, मगर पसंद छोटी बहन को कर लिया करते थे। मेरी माँ भी इस बात से बहुत तंग आ गई थी, लेकिन उनके दिल में कभी भी अपनी छोटी बहन के लिए नफरत नहीं आई थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और यही वजह थी कि मेरी माँ की शादी मेरे पिताजी के साथ गांव में हो गई और मेरी मासी की शादी शहर के एक टीचर लड़के के साथ हो गई, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मगर मेरे पिताजी ने सारी ज़िंदगी मेरी माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ इस बात से बहुत खुश होती थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरी माँ का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी दादी का भी बहुत ख्याल रखा था। मेरी दादी कहती थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे परिवार और मेरे घर को संभाल सके, ना कि ऐसी बहू जो खूबसूरत हो और किसी से ढंग से बात भी ना करे, उसके मिजाज से हम लोगों को घमंड की बू आए। मेरी माँ तो ऐसी थी, वो जब बोलती थी तो उसके मुंह से शब्दों के फूलों की बरसात होती थी। मेरी दादी को शुरू से ही मेरी माँ जैसी लड़की ही अपने बेटे के लिए चाहिए थी। फिलहाल मेरी माँ ने पिताजी के साथ गरीबी के दिन तो जरूर गुजारे थे, लेकिन पिताजी ने कभी उन्हें परेशान या निराश नहीं होने दिया था। मेरी माँ भी कुछ ऐसी ही थी।
हमेशा अपने पति को तसल्ली दिया करती थी कि आज हमारे दिन बुरे हैं तो कल को अच्छे भी होंगे। उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद थी। वो लोग चाहते थे कि मैं शहर जाकर पढूं, लेकिन शहर जाकर पढ़ने की मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमारे गांव में ना तो कोई सरकारी स्कूल था और ना ही कोई प्राइवेट स्कूल था, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को शिक्षा दिलवाना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, जबकि लड़कों की पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं थी। लड़के पढ़ सकते थे, लेकिन गांव में नहीं बल्कि शहर जाकर। न जाने क्यों हमारे गांव में ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ था। इस गांव के सारे ही लोग अनपढ़ थे। यही वजह थी कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि वो मुझे खूब पढ़ाए लिखाएं और मैं किसी काबिल बनूं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि सरपंच जी के दौर में गांव का अच्छा खासा विकास था, लेकिन जिस दिन से सरपंच जी इस दुनिया से गए हैं तो अम्मा जी ने गांव का विकास ठीक से नहीं किया। हाँ, मगर अम्मा जी के होते हुए गांव में ना तो कभी कोई चोरी हुई है और ना ही कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। पिताजी कहते थे कि इन बातों में अम्मा जी बहुत अच्छी हैं। इस गांव के हर इंसान की जुबान पर अम्मा जी रहता था। अम्मा जी के गुण गाने वाले लोग अम्मा जी की तारीफ़ किया करते थे, वो उनकी बुराई भी किया करते थे। अम्मा जी की तारीफ़ तो लोग इसलिए करते थे क्योंकि वो गांव के एक ईमानदार सरपंच की पत्नी रह चुकी थी और उन्होंने कभी भी औरतों के साथ अन्याय नहीं होने दिया था। और बुराई इसलिए करते थे कि वो दूसरों पर रौब बहुत जमाती थी। लोगों से बात किस तरह की जाती है ये तक अम्मा जी को नहीं आता था। वो तो बस दूसरों की बात सुने बिना ही अपना फैसला बयान कर दिया करती थी। हमारे गांव में इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर किसी की बेटी की शादी है और उसकी शादी की डेट फिक्स करनी है, या फिर पेरेंट्स लड़का लड़की का रिश्ता तय कर रहे हैं, तो वो भी अम्मा जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। अम्मा जी को गांव के हर लड़के के लिए लड़की और हर लड़की के लिए लड़का खुद ही पसंद करना होता था, और गांव के लोग भी अम्मा जी के फैसले और पसंद को अपनी सर आंखों पर रखते थे। उनका मानना था कि वो अपने बच्चों के लिए अम्मा जी के पसंद किए हुए रिश्ते चुनते हैं तो उनके बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। मैंने इस गांव में अम्मा जी के हाथों कुछ ऐसे भी फैसले होते हुए देखे थे जिनसे बहुत सारे लड़के लड़कियों का दिल टूट गया था। ये वो लड़के लड़कियां हुआ करते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब अम्मा जी को ये बात पता चलती थी तो वो उन दोनों को अलग करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि हमारे गांव में मोहब्बत करना एक बहुत बड़ा जुर्म था। मोहब्बत करने वाले इंसान को कभी भी एक नहीं होने दिया जाता था, और जो ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ शादी करने की जुर्रत करता था उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाती थी कि वो कभी मोहब्बत का नाम भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल सकता था। हमारे गांव में अम्मा जी एक और बात से फेमस थी। वो ये थी कि गांव में अगर कोई भी लड़की अनाथ हो जाती थी तो अम्मा जी उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद ले लेती थी। अगर वो बचपन में अनाथ हो जाती तो अम्मा जी उसे अपने यहाँ रखती थी, उसकी परवरिश करती थी और जवान होने पर उसकी शादी कर दिया करती थी। और अगर वो लड़की जवान होती थी तो अम्मा जी उसकी शादी की जिम्मेदारी खुद लेती थी। और सुना था कि वो लड़कियों की शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में करवाती हैं। उनका मानना है कि जो लड़कियां अनाथ हो चुकी हैं उनका अम्मा जी के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। इस गांव में ना तो ज़्यादा कारोबार है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा विकास है, इसलिए वो चाहती थी कि अनाथ लड़कियों का शहर में सुकून से गुजर बसर हो। कभी कभी मैं भी सोचती थी कि अम्मा जी गांव के लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय करती है, गांव में विकास नहीं करती, और जो लड़कियां अनाथ हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए उनको शहर में ब्याह देती हैं। फिलहाल मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि भगवान मेरे पेरेंट्स की इतनी लंबी उम्र कर दे कि वो मेरे बच्चों के बच्चे भी देख सके, मेरे पेरेंट्स का साया कभी भी मेरे सर से ना उठे। गांव में अम्मा जी अगर किसी गली से भी गुजर जाती थी तो लोग ज़ोर ज़ोर से अम्मा जी जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। इस गांव में अगर किसी का बोलबाला था तो वो थी अम्मा जी। कई सालों पहले सरपंच जी के लिए भी लोग इसी तरह से नारेबाजी किया करते थे, मगर सरपंच जी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। सरपंच जी लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं का हल निकाला करते थे, उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुना करते थे, उनकी परेशानियों को जहाँ तक होता था दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अम्मा जी ने तो अपने दौर में कुछ भी नहीं किया था,
बस अनाथ लड़कियों से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। वो अनाथ लड़कियों की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोग अम्मा जी के इस काम से बहुत खुश होते थे, क्योंकि गांव के सारे ही लोग गरीब थे। अगर कोई लड़की अनाथ हो जाती थी तो उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता था। यही वजह थी कि अम्मा जी उन लड़कियों की जिम्मेदारियों को शादी करने तक निभाया करती थी। गांव में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम तनु था। मुझे तनु बहुत पसंद थी। हम दोनों शुरू से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स रहे थे। तनु का घर हमारे घर के पड़ोस वाला ही था। तनु के पिता की मौत उस समय हुई थी जब तनु की उम्र 16 साल थी और उसके छोटे भाई की उम्र 5 साल थी। तनु की माँ खेतों में जाकर काम किया करती थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी बीमार रहती थी और अपने बच्चों के लिए बीमारी की हालत में भी काम किया करती थी ताकि अपना और बच्चों का पेट पाल सके। मगर मैं इन मामलों में बहुत भाग्यशाली थी। मेरे पिता भले ही किसान थे, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से बहुत मेहनत किया करते थे। मेरे पिता मुझे चोरी चुपके पढ़ा रहे थे। ये बात गांव में कोई नहीं जानता था, सिर्फ तनु के अलावा, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी। दरअसल जब मैं छोटी थी तब मैं कभी कभी शहर अपनी मासी के घर चली जाया करती थी। मेरी मासी के घर जाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी मासी मुझे बहुत प्यार करती थी और कई बार जब वो हमसे मिलने के लिए हमारे गांव आती थी और कुछ दिन गुजार कर हमारे गांव से शहर जाती थी, तब भी मैं उनके साथ साथ चली जाती थी। उनकी एक बेटी थी जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और 2 बेटे भी थे जिनके साथ मैं बचपन से ही बहुत घुली मिली थी। मुझे बचपन से ही अपनी मासी के घर जाने का, शहर का माहौल देखने का बड़ा ही शौक़ था। मेरी मासी के बच्चे स्कूल जाया करते थे। जब मैं बचपन में मासी के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखती थी तो मेरे मन में भी उनको देख देख कर पढ़ने की चाहत जागती थी और घर आने के बाद मैं अपने पिताजी से जिद किया करती थी कि मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ना है, अपने मासी के बच्चों की तरह। तो पिताजी को तभी से ही मुझे पढ़ाने का लगाव जाग उठा था। उन्होंने सोच लिया था कि जब उनकी बेटी को भी पढ़ने का शौक़ है तो वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब क्यों ना बनाए। वो इस गांव में रहकर तो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए पिताजी मुझे जल्दी जल्दी मासी के घर भेजते रहते थे। शहर में ही उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया था। मैं जल्दी जल्दी मासी के घर चली जाती थी और वहाँ से स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करती थी। गांव वालों को मेरी माँ कह दिया करती थी कि मेरी बेटी मेरी बहन के घर जाती है। कई बार तो तनु की माँ को भी इस बात का शक हुआ था कि मैं इतनी जल्दी जल्दी अपनी मासी के घर लंबे लंबे समय के लिए क्यों जाती हूँ। मगर तनु ने भी अपनी माँ से ये बात छुपाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर धोखे से भी किसी को ये बात पता चल गई कि मेरे पिताजी मुझे शहर मेरी मासी के घर तो भेजते ही हैं, मगर वहीं से ही मैं अपनी शिक्षा भी पूरी कर रही हूँ, तो ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती और वो लोग मेरे पिताजी के खिलाफ कोई ना कोई गलत एक्शन जरूर उठाते और अम्मा जी तो न जाने मेरे परिवार का क्या हाल करती। पिताजी ने कहा था कि जब हमारी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो हम लोग अपने गांव का ये मकान बेचकर शहर में ही परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हमारी बेटी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगी। इस तरह हमारी बेटी का भी सपना पूरा हो जाएगा और हमारा भी। मैं बहुत खुश थी कि इस गांव में रहते हुए भी मेरे पिता की सोच बहुत अच्छी थी। फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी भी जारी थी। मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था और अब मेरा एडमिशन कॉलेज में हो गया था। पहले तो मैं पूरा हफ्ता अपनी मासी के घर रहती थी और जब सैटरडे आता था तो मैं सैटरडे के दिन स्कूल से आने के बाद गांव आ जाती थी और फिर संडे की रात को दोबारा से मासी के घर चली जाती थी। काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। हमारे गांव में अभी तक इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि शहर में मेरी पढ़ाई हो रही है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी जब मेरी कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के और लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई थी। उनमें एक लड़का ऐसा भी था जिससे मेरी दोस्ती सबसे ज़्यादा गहरी थी। वो लड़का मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। उससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहती, जबकि मैं तो एक ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ पर अम्मा जी की हुकूमत चलती है। मैंने उसको अम्मा जी के बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि किस तरह अम्मा जी गांव के हर फैसले लेती हैं। गांव का हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अम्मा जी की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। और जब गांव में कोई लड़की अनाथ हो जाती है
तो अनाथ होते ही उस लड़की को अम्मा जी के दरबार में भेज दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद उन लड़कियों की परवरिश की जाती है और फिर उन लड़कियों की शादी शहर में ही कर दी जाती है। मेरी बात पर मेरे दोस्त जतिन को बड़ी हैरानी हुई थी। उसने कहा था कि इस दौर में भी तुम्हारे गांव में एक ऐसी औरत है जो पूरे गांव को चला रही है। मैंने कहा था कि हाँ, हमारा गांव ऐसा ही है। मुझे जतिन ने कहा था कि जिस तरह की बातें तुमने अम्मा जी के बारे में बताई हैं, जरूर वो बड़ी ही खतरनाक औरत होगी। ये कहकर हम दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। जतिन और मेरी दोस्ती के बारे में मैंने अपने घर और मासी के घर किसी को भी नहीं बताया था। जब मैं गांव आती थी तो जतिन के बारे में तनु को बताया करती थी। तनु मुझसे कहती थी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, जिसे शहर का दोस्त मिल गया। यहाँ पर तो तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम शहर में जाकर पढ़ाई भी करती हो और तुमने दोस्त भी बनाए हुए हैं। तुम बहुत खुशनसीब हो। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह हो जाए। वो बार बार यही दुआएं करती थी, मगर बेचारी तनु ये नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत मेरे जैसी नहीं, बल्कि उसकी किस्मत तो बहुत ही ख़राब होने वाली है। अब मैं कॉलेज सिर्फ तभी जाती थी जब मुझे कोई असाइनमेंट तैयार करना होता था या फिर मेरे एग्ज़ाम होते थे, क्योंकि अब मैं बीकॉम कर रही थी और मुझे कभी कभी ही शहर जाना होता था। मैं 15 दिन में या 1 महीने में 2-3 दिन के लिए मासी के घर चली जाया करती थी और वहीं से कॉलेज जाकर अपना काम निपटा लिया करती थी। उन दिनों मैं मासी के घर पर ही थी जब मुझे खबर मिली कि तनु की मम्मी की मौत हो गई है। तनु की मम्मी की मौत के बारे में सुनकर मैं फ़ौरन ही गांव आ गई थी। मैंने देखा था कि तनु की मां की मौत पर उसके भाई और तनु की हालत रो रो कर बुरी हो गई है। मैं तनु को बहुत तसल्ली दे रही थी कि तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तनु कहने लगी कि मेरे माता पिता का साया मेरे सर से उठ गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारूंगी। तनु की माँ का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि अभी अंतिम संस्कार करने का समय नहीं हुआ था। लेकिन अंतिम संस्कार से कुछ समय पहले ही अम्मा जी आई और तनु को तसल्ली देने लगी। उन्होंने तनु से कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें अपने दरबार में पनाह देंगे, तुम्हारी शहर में शादी भी करवाएंगे। तनु उनकी बात सुनकर तसल्लीमंद हो गई थी, मगर मेरा मानना था कि तनु अभी अनाथ नहीं थी। उसके माता पिता ही तो उसको इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। अभी उसका भाई तो उसके साथ था। तनु पूरी तरह से अकेली नहीं थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल अच्छी तरह से रख सकते थे। तो फिर अम्मा जी को तनु को अपने यहाँ लेकर जाने की क्या जरूरत थी। तनु की माँ का अंतिम संस्कार हो गया। अभी उसकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि अम्मा जी कहने लगी कि चलो तनु, हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे दरबार चलो। तनु रोने लगी और कहने लगी कि अम्मा जी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई अभी जिंदा है, मुझे अपने भाई का ख्याल रखना है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तनु की इस बात पर अम्मा जी ने उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। हम लोग भी वहीं पर थे जब गांव की कुछ औरतों ने कहा कि अरे पगली, तू ये किस तरह की बातें कर रही है। अगर तू अम्मा जी के साथ नहीं गई तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अनाथ लड़कियों को दुनिया वाले बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। अम्मा जी तुझे अपने दरबार में जगह देंगी, तेरी शादी करवाएंगी, तुझे खुश रखेंगी। न जाने गांव की कितनी लड़कियां हैं जो शहर में अपनी शादी करने के बाद सुखी रह रही हैं। ऐसा सिर्फ अम्मा जी की वजह से संभव हो सका है। ये तेरा भाई है, मगर है तो उम्र में तुझसे छोटा ही। तू सारी ज़िंदगी अपना और इसका कैसे गुजारा करेगी। तभी तनु का भाई कहने लगा कि मैं काम किया करूँगा, मैं अपनी दीदी का सहारा बनूंगा, मैं दीदी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अम्मा जी ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने तनु के भाई को पकड़ लिया। तनु का भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उसने कहा कि मेरी दीदी कहीं नहीं जाएगी, मैं अपनी दीदी के बिना घर में अकेला कैसे रहूँगा। अम्मा जी कहने लगी कि देखो लड़की, हम इस गांव की किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते। जिन लड़कियों के माता पिता नहीं होते उन लड़कियों को खुली तिजोरी समझा जाता है। उन लड़कियों की इज्जत भी जल्दी ही खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी रखवाली करने वाले उनके माता पिता तो इस दुनिया से चले गए। तनु कहने लगी, मगर अम्मा जी, मेरा भाई तो मेरा रखवाला है, मैं अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। अम्मा जी और गांव वालों ने तनु से बहुत जिद की। मैं जानती थी कि तनु का अम्मा जी के साथ जाने का मन नहीं है, इसलिए मैं तनु के साथ खड़ी हुई थी और मैंने कहा था, अम्मा जी, मेरी माँ तनु को अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश कर लेंगी। अम्मा जी कहने लगी कि ऐसा नहीं होता,
कोई किसी का साथ नहीं देता। इस लड़की को लगता है कि इसका भाई इसका साथ देगा। जब वो जवान होगा, उसकी शादी हो जाएगी, तो वह अपनी बहन को अपनी पत्नी के आगे कुछ भी नहीं समझेगा। मैंने दुनिया देखी हुई है। मैं इस समाज के हर इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये समाज बेसहारा और अनाथ लड़कियों पर बहुत जुल्म करता है। अभी इस लड़की का गर्म घाव है, इसलिए यह सोच विचार नहीं कर पा रही। मगर हम इसे सोच विचार करने का समय नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव की अनाथ लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाए। अम्मा जी ने अपने साथ लाई हुई 2 औरतों को तनु को गाड़ी में बिठाने का इशारा किया और वो ज़बरदस्ती तनु को गाड़ी में बिठाकर ले गई थी, जबकि मैंने और तनु के भाई ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। जब हम लोग घर आ गए तो मुझे मेरी माँ से बहुत डांट पड़ी थी। माँ ने कहा था कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी अम्मा जी के आगे इतनी बातें करने की। अगर वो तनु को ले गई है तो जाने दो। तुम नहीं जानती कि अम्मा जी को अगर गुस्सा आ जाता तो वो ना जाने तुम्हारे साथ क्या करती। आज तक इस गांव में अम्मा जी के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सका। हर कोई अम्मा जी के फैसले का मान सम्मान करता है। मैंने माँ से कहा था, माँ आपको क्या हो गया है। तनु उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं उसकी तरफ से बोल रही थी। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी तरफ से बोलने की, तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। मैं खामोश तो हो गई थी, मगर ना जाने क्यों मुझे तनु का वही रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था, जब तनु अम्मा जी के साथ नहीं जाना चाहती थी। तनु के भाई की हालत भी रो रो कर बुरी हो गई थी। मैं उसके भाई को खाना देकर आ जाती थी। जब मैं शहर जाती थी तो मेरे पीछे मेरी माँ उसका ख्याल रख लिया करती थी। तनु का भाई पूरी तरह से अकेला हो गया था और वो बेचारा अकेले रहते रहते दिन ब दिन बेहाल होता जा रहा था। मुझे उसके भाई की बहुत परवाह थी। तनु का भाई अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं तनु से मिल लूं, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी और अब वो मुझसे जुदा हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तनु के भाई के साथ अम्मा जी के दरबार में जाकर तनु से मिलने के लिए चली जाती हूँ। आखिर तनु को गए हुए 1 हफ्ता हो गया। मैं तनु के भाई के पास गई, जिसको अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। मैंने उससे कहा कि चलो हम दोनों तनु से मिलने के लिए चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ था और अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने इस बारे में अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर माँ या पिताजी को इस बारे में पता चल गया कि मैं तनु से मिलने के लिए अम्मा जी के दरबार जा रही हूँ तो वो लोग मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लड़कियाँ अम्मा जी के दरबार में गई हैं उन लड़कियों से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं तनु के भाई के खातिर अम्मा जी के पैरों में गिर जाऊंगी और कहूँगी कि बस 5 मिनट के लिए हमें तनु से मिलने दें, हम उसको देख लें, उससे बात कर लें और फिर हम लोग 5 मिनट पूरे होते ही वहाँ से चले जाएंगे। मैं तनु के भाई को लेकर अम्मा जी के घर के लिए रवाना हो गई थी। अम्मा जी का दरबार हमारे घर से काफ़ी दूर था। हम लोग पैदल ही वहाँ पर गए थे। हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि अम्मा जी का दरबार तो बहुत बड़ा था। हम पहली बार यहाँ पर आए थे। हम दरबार के अंदर जाने लगे तो वहीं पर अम्मा जी के 2 सेवकों ने हमें रोक लिया और कहने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो मैंने उनको बताया कि हम इसी गांव में रहते हैं। पिछले हफ्ते जो लड़की आई थी हम उससे मिलना चाहते हैं। उन दोनों सेवकों को हमारी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि यहाँ पर बिना अम्मा जी की इजाज़त के अंदर कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा, हाँ भैया, आप अम्मा जी के पास जाओ और उनसे कहो कि हम तनु से मिलने के लिए आए हैं और वो हमें उससे मिलने की परमिशन दे दे। हम तनु से सिर्फ 5 मिनट मिलकर चले जाएंगे। मगर उन दोनों सेवकों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। कुछ देर तक तो हम दरबार के बाहर ही खड़े रहे थे, मगर थोड़ी देर के बाद दोबारा से मैंने देखा कि जब सेवकों का ध्यान दरबार के गेट पर नहीं है तो मैं जल्दी से तनु के भाई का हाथ पकड़कर चोरी चुपके दरबार के अंदर घुस गई थी। उन दोनों सेवकों ने देखा ही नहीं था कि हम दोनों कब दरबार के अंदर घुस गए। हम लोगों ने अंदर जाकर देखा तो अंदर बहुत सारी नौकरानियां काम कर रही थी। ये हवेली टाइप बनी हुई थी और बहुत बड़ी सी हवेली थी। यहाँ पर एक तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इन कमरों में कौन रहता था ये बात तो मैंने नहीं देखी थी,
मगर इन कमरों में बैठी हुई 2-3 लड़कियों पर मेरी नज़र गई थी जिनकी हालत बहुत बुरी थी। न जाने ये लड़कियां यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई थी। हमने सोचा इन्हीं में से किसी कमरे में तनु भी होगी, इसलिए हम हर कमरे में झांक कर देख रहे थे। तनु का भाई कहने लगा कि दीदी कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ आने के बाद फंस जाए। मैंने तनु के भाई को कहा था, चुप करो सोनू, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर कोई गलत काम नहीं करने आए, बल्कि अपनी तनु से मिलने के लिए आए हैं। तनु को ढूंढते ढूंढते हम थक गए थे। काफ़ी देर तक हमने इस दरबार के चारों तरफ चक्कर लगा लिए थे जहाँ पर ये कमरे बने हुए थे। हम दरबार के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि दरबार के अंदर बहुत सख्त पहरा था। हम जानते थे कि दरवाजे पर खड़े हुए सेवकों की तरह अंदर भी हमें कोई जाने नहीं देगा। हम निराश होकर वहाँ से लौटने ही वाले थे कि तभी सामने की तरफ से तनु भागती हुई आई और झट से अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसका ध्यान मेरी तरफ गया तो वो मेरे भी गले लगी और कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। हमने कहा कि हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। तनु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मैंने तनु से कहा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तनु कहने लगी कि मोहिनी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह जवान लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोहिनी तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी परवाह मत करो। तनु को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो यहाँ की कैदी हैं और ना जाने कब से वो यहाँ पर रह रही हैं। ऐसा लगता था जैसे तनु से ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है और उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। मैं इसके आगे तनु से कुछ और बातचीत करती। इतनी ही देर में 2 नौकरानी आई और ज़बरदस्ती उन्होंने तनु का हाथ पकड़ा और उसे खदेड़ते हुए ले जाने लगी। मैं और सोनू तनु को आवाज़ देते रह गए, मगर वो तनु को लेकर वहाँ से जा चुकी थी और उन्होंने आवाज़ लगाकर 2-3 सेवकों को भी बुला लिया था और उनसे कहने लगी कि ये दोनों यहाँ दरबार के अंदर कैसे आए, इन्हें यहाँ से ले जाओ। तभी 2-3 आदमी आए और उन्होंने हम दोनों को पकड़कर दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया और ये भी कहा कि आज के बाद अम्मा जी के दरबार में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है जब तक अम्मा जी की इजाज़त ना हो। यहाँ पर अम्मा जी की इजाज़त के बिना कोई भी नहीं आता। हम लोग वहाँ से तो आ गए थे, मगर ना जाने क्यों तनु की ख़राब हालत और उसका रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। हम लोगों को घर पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग गया था। मेरी माँ मुझसे बार बार सवाल करने लगी कि तुम कहाँ गई थी, मगर मैंने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। सोनू भी रोते हुए अपने घर में चला गया था। उस बेचारे को तो उसकी बहन के होते हुए भी पूरी तरह से अकेला कर दिया गया था। सारी रात इसी बेचैनी ने मुझे सोने तक नहीं दिया था। मैं यही सोच रही थी कि ज़रूर दरबार के अंदर तनु के साथ कुछ न कुछ गलत किया जा रहा है, तभी तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, वरना वो ऐसी नहीं थी जैसी हालत में मैंने उसे आज देखा था। 2-3 दिन गुजर गए थे जब मुझे शहर जाना था, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम का टाइम आ गया था और मुझे पूरे 1 हफ़्ते के लिए एग्ज़ाम देने शहर जाना था। उस 1 हफ़्ते में मेरे 2 एग्ज़ाम थे, इसलिए मुझे मासी के घर पर रहना था। मैं मासी के घर भी गई तो मेरे बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंज थे। मेरा ऐसा खामोश खामोश बिहेवियर देखकर मासी भी सोच में पड़ गई थी और वहाँ पर सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। मगर मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब मैं कॉलेज में खामोश बैठी हुई थी तो मुझे खामोश और परेशान देखकर जतिन ने जब ये सवाल किया तो ना जाने क्यों मैंने जतिन के सामने सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि तनु की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं तनु की वजह से परेशान हूँ क्योंकि मैं तनु के भाई सोनू को अपने साथ अम्मा जी के दरबार में उससे मिलने के लिए चली गई थी। मेरी बात सुनकर जतिन ने कहा कि तुम्हें इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठाना चाहिए था। तनु का भाई तो बच्चा है, मगर तुम जवान हो, तुम्हारे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। तुमने जिस तरह मुझे बताया है उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि तुम्हारे गांव की अम्मा जी बड़ी ख़तरनाक औरत हैं। भले ही वो अनाथ लड़कियों की मदद करती हैं, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो एक अच्छी औरत हैं। मैंने जतिन से कहा था कि नहीं नहीं, अम्मा जी अच्छी औरत हैं, उन्होंने कभी भी औरतों के साथ गांव में कुछ गलत नहीं होने दिया। हर औरत उनकी तारीफ़ करती हैं। अम्मा जी के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे गांव की औरतों या बेटियों को कोई नज़र उठाकर भी देख सके। जतिन कहने लगा कि चलो अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम
तनु के लिए परेशान मत हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। जतिन की बात मुझे एक तरह से ठीक भी लगी थी। मैंने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कि तनु की तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा हो। और फिर मैं इस तरह अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। ये 1 हफ्ता भी पूरा होने वाला था। अब की बार मेरा आना 15 दिन के बाद होता, क्योंकि मेरे बाकी के एग्ज़ाम की डेट 15 दिन के बाद की थी। इस दौरान जतिन ने मुझे प्रपोज़ कर दिया था। उसने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसकी जॉब लग जाए और जैसे ही जॉब लगेगी तो वो मुझसे शादी कर लेगा। उसने कहा था कि इस दौरान मैं चाहता हूँ कि मैं अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेज दूँ ताकि तुम्हारी और मेरी मंगनी हो सके। जतिन कहने लगा, अगर मैं लव मैरिज करूँगा तो मेरे घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैंने जतिन को बताया कि हमारे गांव में मोहब्बत से शादी नहीं होती। तो जतिन कहने लगा कि तुम्हारे गांव में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने जतिन से कहा, मगर हमारे गांव की लड़कियों के लिए लड़का अम्मा जी ही पसंद करती हैं और लड़कों के लिए भी अम्मा जी ही लड़कियों की पसंद करती हैं। ये बात सुनकर जतिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। वो कहने लगा, आखिर ये किस तरह का डिसीजन है जो पेरेंट्स को लेना चाहिए लेकिन गांव की सरपंच लेती है। मैं मानता हूँ कि सरपंच का काम गांव के फैसले लेना होता है, लेकिन उसका ये काम नहीं होता कि जो फैसले माता पिता को अपनी औलाद के लिए लेने चाहिए वो फैसला भी गांव की सरपंच ही करे। मैंने जतिन से कहा था, मगर हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। पर जतिन कहने लगा कि तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दो, मैं तो तुमसे शादी करके ही रहूँगा, भले ही मुझे ज़माने से लड़कर तुम्हें जीतना पड़ जाए। जतिन की बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ करती थी। मुझे भरोसा था कि जतिन मुझसे शादी ज़रूर करेगा और मुझे अपने मम्मी पापा पर भी भरोसा था कि जब जतिन इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता भेजेगा तो मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। वो शहर में मुझे चोरी चुपके पढ़ा भी रहे थे, तो मेरी शादी भी किसी न किसी तरह जतिन के साथ कर ही देंगे। अब की बार जब मैं घर आई थी तो मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी खुशहाल ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैं पूरे 1 हफ्ते में घर आई थी। मैंने देखा था कि मेरे पिताजी बिस्तर से लग गए थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने माँ से कहा था कि चलो हम पिताजी को शहर लेकर चलते हैं। हम लोग पिताजी को शहर लेकर जाने ही वाले थे कि पिताजी की मौत हो गई, क्योंकि अभी हम लोग शहर जाने की तैयारी ही कर रहे थे। अपने पिता का साया सर से उठता हुआ देखकर मैं फूट फूट कर रोई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी मुझे दुनिया से छोड़कर क्यों चले गए। वो बीमार तो काफ़ी समय से थे, लेकिन इस बार शायद उनकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। इधर मेरी माँ ने पिताजी के सदमे को अपने दिल से इतनी बुरी तरह से लगा लिया था कि ना तो वो कुछ खाती थी और ना ही पीती थी। मैं अपनी माँ का ख्याल रखते रखते तंग आ गई थी। अभी मेरे पिताजी की मौत को 10 दिन ही गुजरे थे कि वो भी रात को सही सलामत सोई थी और सुबह उनकी आंख नहीं खुली। इस तरह मैं भी अनाथ हो गई थी। अपने माँ और पिता की मौत पर मैं बुरी तरह से रोई थी। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी भी तनु की तरह होने वाली है। तनु के पिता तो पहले ही जा चुके थे। उसकी तो अभी माँ की मौत हुई थी, मगर मेरा सदमा ज़्यादा बड़ा था। मैंने एक साथ कुछ ही दिनों में अपनी माँ और अपने पिता दोनों को ही खो दिया था और मैं घर में पूरी तरह से अकेली हो गई थी। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरी माँ की चिता भी मैंने अपनी आंखों से जलती हुई देखी थी। मेरे साथ भी तनु की तरह ही हुआ था। जब अम्मा जी को गांव वालों ने ये खबर दे दी थी कि मेरे भी माता और पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उस हिसाब से मैं अनाथ हो गई हूँ। मैं जानती थी कि अम्मा जी मुझे अपने साथ ले जाएंगी, मगर मुझे तनु की कही हुई बात याद आ रही थी। तनु ने कहा था कि यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर कभी आने की गलती मत करना। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा जी के साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन अम्मा जी तो इस गाँव की सरपंच थी और यहाँ उनकी ही मर्जी चलती थी, इसलिए तो तनु की तरह मुझे भी ज़बरदस्ती उठाकर ले गई। मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी मासी के साथ शहर चली जाऊंगी, वहाँ पर ही ज़िंदगी गुजार लूँगी। मेरी माँ और पिताजी की मौत पर मासी गांव ही आई हुई थी। मासी ने भी अम्मा जी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर अम्मा जी तो किसी की सुनने वाली ही नहीं थी और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने दरबार में ले गई थी।
अम्मा जी ने यही कहा था कि हमारे गांव की लड़कियां ना तो अपने रिश्तेदारों के पास जाती हैं और ना ही इस गांव से बाहर। जब हम खुद सारी अनाथ लड़कियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर तुम लोगों को क्या ज़रूरत है अपने रिश्तेदारों के पास जाने की। मुझे इस तरह से दरबार के अंदर लाया गया था जैसे मैं अम्मा जी के दरबार में नहीं बल्कि कोई कैदी हूँ और मुझे जेल में डाला जा रहा है। मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया था जिसमें पूरी तरह से अंधेरा था। दिन के ही समय मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया था। न दरवाज़ा खोला गया था और ना ही खिड़की। मेरे दिल से अपने माता पिता का सदमा नहीं निकल पा रहा था कि अम्मा जी ने मुझे यहाँ पर लाकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। कमरे में बैठे बैठे मुझे दिन से रात हो गई थी। जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला मैं बहुत घबरा गई थी कि रात को कमरे के अंदर कौन आया है। मुझे लगा कि कोई नौकरानी होगी, मगर रात के अंधेरे में कुछ मर्द कमरे के अंदर आए थे और उन्होंने मुझे आकर पकड़ लिया। ये कौन थे और कहाँ से आए थे मैं इनको नहीं जानती थी क्योंकि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ इन लोगों की आवाज़ सुन पा रही थी। ना इनका चेहरा देख सकती थी और ना ही खुद को इन लोगों से बचा सकती थी और ना ही इस अंधेरे से भाग सकती थी। मैं भागने की कोशिश करती तो ये लोग मुझे पकड़ लिया करते थे। ये लगभग 4 लोग थे और फिर इन लोगों ने मेरे साथ वो किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इन सब ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। अगर मैं बचने की कोशिश करती तो ये लोग मुझे बुरी तरह से मार रहे थे। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। इन लोगों ने मेरे साथ बड़ी बेरहमी से गलत काम किया था और मुझे बहुत मारा था। ये लोग अपना काम करने के बाद जा चुके थे। मैं बेहोश हो चुकी थी और जब सुबह को मुझे होश आया और मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा जिसकी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। जब मैंने अपनी हालत पर गौर किया तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मेरे शरीर पर भी बहुत सारे चोटों के निशान थे और मेरे शरीर में जान भी नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि जैसी हालत मेरी है ऐसी ही कुछ हालत मैंने तनु की भी देखी थी। अब मैं समझ गई थी कि अम्मा जी लड़कियों की परवरिश नहीं करती थी बल्कि रात के समय इन लड़कियों की इज्जत को निवाला बनाकर इन भेड़ियों के लिए छोड़ देती थी। इस रात मेरे साथ जैसा हुआ था ऐसा ही हर बार होने लगा था। मुझे यहाँ पर आए हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही गुजरे थे। मैंने सुना था कि यहाँ पर आने वाली अनाथ लड़कियों के आगे पीछे कोई नहीं होता, इसलिए कोई उनसे यहाँ पर ना तो मिलने के लिए आता है और ना ही उनकी कोई खैर खबर लेता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अम्मा जी अनाथ लड़कियों की इज्जत उन मर्दों से ख़राब करवाती हैं जो पैसे देकर औरत की हवस को लूटना पसंद करते हैं। इस तरह अम्मा जी खूब सारा पैसा कमा रही थी। जब लड़कियों को यहाँ पर रहते हुए 4-5 महीने गुजर जाते थे और वो पुरानी हो जाती थी तो उन्हीं लड़कियों को शहर सप्लाई कर दिया जाता है। शहर में भी उन लड़कियों को अमीर लोगों के हवाले कर दिया जाता है। वो लड़कियां बिक जाती थी और अम्मा जी गांव के लोगों को बताती थी कि मैंने उन लड़कियों की शादी शहर में कर दी है। दरअसल अम्मा जी लड़कियों की शादी शहर में नहीं करती थी बल्कि उन्हें गलत तरीके से बेच दिया करती थी। यही अम्मा जी का बिजनेस था। उसने लोगों का भरोसा इसी तरह से जीत रखा था और उसने गांव में दबदबा बनाया हुआ था कि कोई भी इंसान किसी भी लड़की की इज्जत खराब ना करे। दरबार की लड़कियों की इज्जत खराब करने वाले मर्द गांव के नहीं होते थे बल्कि शहर से बुलाए जाते थे और अम्मा जी को एक एक रात के ढेर सारे पैसे देकर जाते थे। अब मैं अम्मा जी का सारा खेल समझ गई थी, मगर मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी क्योंकि अम्मा जी मेरा भी अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही थी। मैं चाहती थी कि अम्मा जी को सज़ा मिले, मगर ऐसा होना नामुमकिन था। मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मुझे इस दौरान जतिन की बहुत याद आती थी। मैं दिन रात रोती रहती थी और जतिन को याद करती रहती थी। जो मुझे प्यार करता था उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मगर फिर कुछ दिन गुजरने के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। जब मैंने एक दिन जतिन को यहाँ पर सेवक के रूप में देखा। हम लड़कियों को एक टाइम का खाना मिलता था जो कि हम सब लोग अपने अपने कमरों में खाते थे, लेकिन बाहर की ताज़ी हवा खाने के लिए जिससे हम जिंदा रह सके उसके लिए हमें कमरे से बाहर निकलकर दरबार के अंदर ही टहलना होता था। इस दौरान मेरी मुलाकात कई बार तनु से भी हुई थी। तनु को भी जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं और जैसा तनु के साथ और गांव की बाकी लड़कियों के साथ हो रहा है ऐसा अब मेरे साथ भी हो रहा था। तभी मैंने जतिन को भी देखा था
और फिर जतिन एक बार मेरे कमरे में मुझे खाना देने के बहाने से आया था। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जतिन ने मुझे बताया कि जब तुम कॉलेज में एग्ज़ाम देने नहीं पहुँची तो मैं तुम्हारी मासी के घर गया था। वहाँ जाकर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके हैं और अब तुम कॉलेज नहीं आओगी और तुम्हें भी अम्मा जी के दरबार में भेज दिया गया है। मैं तभी समझ गया था कि ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा होगा, क्योंकि तुमने तो मुझे अम्मा जी के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। इसलिए मैंने अम्मा जी के बारे में सारी जांच पड़ताल निकाली, क्योंकि मैं तुम तक तभी पहुंच सकता था जब मैं अम्मा जी का सेवक बन जाता। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और गांव वालों के गेटअप में आ गया। अम्मा जी को यकीन दिलाया कि मैं इस गांव का ही हूँ। मैं अम्मा जी के पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि अम्मा जी मुझे नौकरी दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ पर आपकी सेवा करूँगा। आप जो काम बताओगी मैं वो सारे ही काम किया करूँगा। अम्मा जी मुझे नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी तलाश करने के लिए आया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस अम्मा जी के चुंगल से निकाल कर ही रहूँगा। जिस समय मेरी जतिन से बात हो रही थी, ये आधी रात का समय था। जतिन कहने लगा कि मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे और बाकी लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। कुछ दिन गुजरने वाले हैं, जो लड़कियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं उन लड़कियों को शहर में सप्लाई कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी सप्लाई कर दिया जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मेरे साथ अभी भाग चलो। मैंने यहाँ से भागने का सारा बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ के हर रास्ते की जांच पड़ताल कर ली है। जतिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगा, तभी मैंने अपने कदम ज़मीन पर जमा लिए। जतिन को देखकर मैं खुश तो बहुत हुई थी। मैं जानती थी कि मुझे कैसे भी करके जतिन बचा लेगा। अब मुझे यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जतिन के साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने जतिन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तो जतिन कहने लगा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। हम लोग शहर चलेंगे, यहाँ से भागकर दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह तुम भी सही सलामत ज़िंदगी गुजार सकोगी। तुम जानती हो कि यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, कुछ लड़कियों को तो मारा भी गया है। मैंने जतिन से कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग गई तो सिर्फ मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मगर उन लड़कियों का क्या होगा जो यहाँ पर फंसी हुई हैं। ये लड़कियाँ इसी गांव की नहीं बल्कि आस पड़ोस के गांव की भी हैं, जिन पर अम्मा जी का रोब चलता है और अम्मा जी ने दूसरे गांव के लोगों को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा है और वो लड़कियों को उन दरिंदों की हवस पूरी करने के लिए छोड़ देती हैं जो अम्मा जी को पैसे देते हैं। पैसे अम्मा जी की जेब में आते हैं और इन अनाथ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि हम किसी तरह अम्मा जी का सारा राज गांव वालों के सामने लेकर आएं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने लेकर आएं। अम्मा जी का यह गैर कानूनी काम बंद होना चाहिए। अम्मा जी को पुलिस के हवाले करना चाहिए, उसको उसके किए की सज़ा दिलवानी चाहिए। जतिन कहने लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम नहीं जानती कि अम्मा जी बहुत ही खतरनाक औरत है। मैं भी बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ तुमसे मिलने पहुँचा हूँ। मैंने जतिन से कहा कि जतिन, हमें इन सब लड़कियों को बचाना होगा। तुम एक समझदार इंसान हो, पढ़े लिखे हो, यहाँ पर तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। फिर न जाने जतिन के दिमाग में क्या आइडिया आया और उसने मुझसे वादा किया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगा, बल्कि मैं यहाँ की सारी लड़कियों को बचाऊँगा और अम्मा जी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। जतिन ने अपने शहर के कुछ दोस्तों को फ़ोन करके शहर से कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर मंगा लिए थे। जतिन ने इन सब का अरेंजमेंट किया और उसने हिडन कैमरा अपने कपड़ों में छुपा लिया था। जतिन अब ज़्यादातर टाइम अम्मा जी के साथ गुजारने लगा था। अम्मा जी को जतिन पर बाकी के सेवकों की तरह भरोसा हो गया था और जतिन ने उस समय भी वीडियो बना ली थी जिस समय लड़कियों के साथ गलत काम होते थे। जतिन रात के समय कमरे से बाहर उन मर्दों की वीडियो बनाया करता था जो अम्मा जी को उस समय पैसे दे रहे होते थे और अम्मा जी उन लोगों से लड़कियों के बारे में बातें कर रही होती थी। दरबार की भी वीडियो बना ली गई थी जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ रहती थीं। उनके साथ मारपीट होती थी, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी और वो सारी ही वीडियो बनाने के बाद जतिन ने उसके शहर के एक दोस्त को सेंड कर दी थी। जतिन के दोस्त ने इस वीडियो को न्यूज़ चैनल पर चलाया था। जतिन का दोस्त एक न्यूज़ रिपोर्टर था और फिर उसके बाद ये न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर धूम मचा चुकी थी। ये खबर
जब लोगों को पता चलने लगी कि गांव की एक सरपंच, जिसको अम्मा जी कहा जाता है, वो लड़कियों को अनाथ होने के बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती बल्कि उनका गलत फ़ायदा उठाती है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उन सारी लड़कियों को मर्दों के हवाले छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों के आगे पीछे कोई नहीं होता और गाँव में आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि कोई भी अम्मा जी के खिलाफ जा सके। सोशल मीडिया में तो हमारे गांव की खूब बदनामी हुई थी और अम्मा जी की भी खूब बदनामी हो रही थी। अम्मा जी आग बबूला हो गई थी कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने यहाँ से वीडियो बनाकर वायरल की है। हमारे गांव में पुलिस आई, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी आ गए। पुलिस ने अम्मा जी को अरेस्ट कर लिया था, उसके दरबार में छापा मारा गया था। वहाँ पर जब सारी लड़कियों से पूछताछ की गई तो सारी ही लड़कियों ने अम्मा जी को ही दोषी ठहराया था और सब कुछ बता दिया था। इस तरह गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया था। जब गांव वालों को अम्मा जी की हकीकत पता चली तो उन लोगों ने अम्मा जी को मारने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने कहा था कि अब ये केस हमारे हाथ में आ गया है, हम अम्मा जी को सज़ा देंगे। अम्मा ने अपने पैसे और रुतबे से पुलिस वालों को खरीदने की कोशिश की थी, मगर ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी, इसलिए अम्मा जी को चाहकर भी किसी की मदद नहीं मिल सकती थी। अम्मा जी चारों तरफ से घिर चुकी थी। अम्मा जी के दरबार से जितनी भी लड़कियां बरामद हुई थी, उन्होंने अम्मा जी के खिलाफ बयान देकर उन्हें जेल में डलवा दिया था। इस तरह अम्मा जी जेल पहुंच गई। वहाँ की सारी लड़कियां आज़ाद हो गई, मगर जो लड़कियां शहर में बिक चुकी थी उन लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। गाँव का माहौल अब तो पूरी तरह से बदल चुका है। मैं भी जतिन के साथ आ गई थी। जतिन मुझे शहर लेकर आ गया और फिर उसने मेरे साथ शादी कर ली थी। उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। तनु भी रिहा होकर अपने भाई के पास चली गई थी और ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां थी जो ना जाने कब से अम्मा जी के पास कैद थी। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। हमारे गांव में अब किसी भी सरपंच का कानून नहीं चलता, बल्कि वहां पर पुलिस व्यवस्था की गई है और पुलिस अपने हिसाब से गांव को संभाल रही है। मैं जतिन के साथ बहुत खुश हूँ। हमारे गांव के हालात अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बैंक खुलवाए गए। गांव वालों के लिए जितना हो सका उनकी मदद की गई। मैं जतिन के साथ शहर आ गई हूँ, मगर मैं जल्दी जल्दी जतिन के साथ गांव भी जाती रहती हूँ ताकि अपने गांव वालों का प्यार पा सकूँ। क्योंकि गांव वालों को जब ये बात पता चली कि ये सब कुछ मेरे और जतिन की वजह से हुआ है, तो गांव वालों ने मुझे बहुत प्यार किया था और कहा था कि हर बेटी को पढ़ाना चाहिए और हर बेटी को हिम्मत से लड़ना चाहिए। उसकी सोच होनी चाहिए कि वह अंधविश्वास के खिलाफ और आरोप के खिलाफ लड़ सके, वरना आज तक गांव में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो अम्मा जी के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता और उनको सज़ा दिलवा सकता। ऐसा सिर्फ मेरी सोच की वजह से पॉसिबल हो सका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।